मोदी जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। आप पहली बार पीटीआई की वीडियो सर्विस को इंटरव्यू दे रहे हैं। आप शायद जानते ही होंगे कि बहुत ही कम समय में पीटीआई की वीडियो सर्विस ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है और हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी प्रशंसा भी कर रहे हैं हमारी सर्विस की। तो आप हमसे बात कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है ना सिर्फ पीटीआई को, बल्कि पीटीआई के सारे सब्सक्राइबर्स जो देश के हर कोने में हैं, उनके लिए भी बहुत मायने रखता है। मेरे लिए भी पहला अवसर है कि जब मैं पीटीआई को उसके टीवी की दुनिया में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी, जी। तो ये यूनिक बात है और ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी, जिन्होंने हम पे इतना विश्वास किया। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। धन्यवाद भैया। तो प्रधानमंत्री जी, हम ओडिशा में हैं, भुवनेश्वर में हैं। एक तरह से भुवनेश्वर ओडिशा जो है वो भी आपके लिए, बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। ना सिर्फ लोकसभा के लिए बट विधानसभा की जो अभी इलेक्शंस होने वाली हैं। लेकिन बीजेपी का यहाँ पे कोई बड़ा चेहरा नहीं है। नवीन बाबू हैं, दिग्गज हैं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं, तो उनका जो असर है वो बहुत ज़्यादा है। तो कैसे आप जीत पाएंगे ओडिशा? चुनाव हम जीतेंगे जनता के विश्वास के आधार पर। हमारे पास कोई चेहरा नहीं है ऐसा आकर कहने के बावजूद भी आज असेंबली में सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। लोकसभा में भी हम नंबर 2 पे रहे हैं और नंबर 2 से नंबर 1 पर जाने के लिए पिछले 5 साल मेरी पार्टी ने भरपूर मेहनत की है। दूसरा, उड़ीसा की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। हो सकता है कि केंद्र के लिए पॉजिटिव वोट करें, लेकिन राज्य के लिए एक तबका जो है वो वर्तमान सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के नेगेटिव वोट करेगा। और मैं देख रहा हूं कि मैं जो रैलियों में जा रहा हूं, नेगेटिव वोट की तीव्रता ज्यादा है और इसलिए अब बीजेडी का बचना बड़ा मुश्किल है जी। अच्छा, अभी आपके 23 सीट हैं इस असेंबली में 147 में से, तो कितना आपको लगता है आप कहाँ तक हम पहुँचे? 400 पार के लक्ष्य के साथ निकले थे और 4 चरण के चुनाव के बाद मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हमारा अनुमान सही था, लेकिन हमारे अनुमान से ज्यादा जनता जनार्दन का संकल्प ज्यादा मजबूत था, जो हमें 4 चरण में नजर आया है और उसमें उड़ीसा का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ओडिशा से बाहर निकलते हैं। आपका जो 400 का लक्ष्य है उसमें दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में जो राज्य हैं उनमें जीतना बहुत अहम हो गया है आपके लिए। तो बंगाल, उड़ीसा और आंध्रा उसको मिलाकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है और रहेगी इनको जीतने के लिए? एक तो हमारी स्ट्रेटेजी पूरे देश के लिए समान है। फिर एक बार मोदी सरकार और 4 जून 400 पार, तो उसमें कोई राज्य वाला कोई डिफरेंस नहीं होता है। दूसरा, ये भ्रम फैलाया गया है और थोड़ा मैं ज्यादा समय ले लूंगा आपका, लेकिन मैं कुछ विस्तार से बताना चाहता हूं। सालों से हमारे देश की ये जो एक इकोसिस्टम है, जो भांति भांति के नैरेटिव गढ़ती है और देश को गुमराह भी करती है, देश को तबाह भी करती है, और वो लंबे अरसे तक लगे रहते हैं। जैसे एक मान्यता थी कि भाजपा तो शहरी पार्टी है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा भाजपा गांव की भी पार्टी है। फिर नैरेटिव गढ़ा गया
कि भाजपा तो उत्तर भारत की पार्टी है। गुजरात उत्तर भारत में नहीं गिना जाता। 25-30 साल से वहाँ सत्ता में है। महाराष्ट्र में हम कई बार सत्ता में रह चुके हैं। हम गोवा में लगातार 3 बार 4 बार से सत्ता पर हैं। हम कर्नाटक में राज कर चुके हैं। हम आंध्र में कभी पार्टनर रह चुके हैं। हम आज पुडुचेरी में ऑलरेडी सरकार में हैं। तो ये एक भ्रम फैलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ, फिर एक भ्रम फैलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी पुरुष केंद्रीय सोच वाली पार्टी है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा विमेन हमारे कार्यकाल में जीत करके आई और उसमें भी सबसे ज्यादा विमेन एमपी हमारे कार्यकाल में बने। हमारी सरकार के संबंध में हमारी पार्टी के लिए कहा गया कि तो बनिया ब्राह्मण की पार्टी है। आज सबसे ज्यादा दलित एमएलए एमपी बीजेपी के, सबसे ज्यादा आदिवासी एमपी एमएलए बीजेपी के, सबसे ज्यादा ओबीसी एमएलए एमपी बीजेपी के। तो एक जानबूझ करके भ्रम फैलाए रखा हुआ है। वैसा ही एक भ्रम है कि हम साउथ में नहीं है। 2019 के चुनाव देख लीजिए। 2019 के चुनाव में साउथ के राज्यों की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन भ्रम फैलाया हुआ है, नैरेटिव चलता रहता है। और इस बार भी मैं कहता हूं, साउथ में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। एनडीए उसमें और जोड़ेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी इज ए ट्रूली नेशनल पार्टी? भारतीय जनता पार्टी डे 1 से नेशनल पार्टी रही है और प्रेजेंस के कारण नेशनल तो एक बात है, लेकिन हम विचारों से भी नेशनल है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट ये हमारे आइडियोलॉजी का आधार है। हम बंगाल के लिए भी कोई निर्णय करेंगे तो नेशन फर्स्ट के हिसाब से करेंगे। हम केरल के लिए भी कोई निर्णय करेंगे नेशन फर्स्ट के मानदंड पर आधार पर करेंगे। एक सवाल है कांग्रेस के बारे में। आपने इतने सारे 100 से ज़्यादा रैलियां की हैं और आपने लगातार आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर कि वो एक मुस्लिम, जो उनकी जो पॉलिसी है, उनका मैनिफेस्टो है, माइनॉरिटी अपीजमेंट, तुष्टिकरण की पॉलिसी है। आपने ये भी कहा कि वो हिंदुओं का धन, मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को दे देंगे। तो आप क्या सच में मानते हैं कि वो ऐसा करेंगे या कैंपेन का सवाल मेरे मानने का नहीं है। दूसरा, बिना सिर पैर के कैंपेन करना ये पाप है। मैं ऐसा पाप न कभी किया है न करना चाहता हूं। बिना सिर पैर के पाप करने का काम ठेका उन लोगों ने लेकर के रखा है। जिस दिन उनका मैनिफेस्टो आया था उसी दिन मैंने कहा था कि इस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस पार्टी का काम था कि उसी दिन वो जवाब देते कि देखिए हमारे ये मुद्दे हैं, मोदी जी कह रहे सही नहीं है। एक बार भी जवाब नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे धीरे धीरे देश की जनता को एजुकेट करना पड़ेगा। जब ये कहे मैनिफेस्टो में कि अब ठेके जो दिए जाएंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें भी माइनॉरिटी के लिए आरक्षण होगा। अब ब्रिज बनाना है। ब्रिज बनाने का टेंडर कौन डालेगा भाई? जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास कैपेसिटी है, जो धन लगा सकता है, टेक्नोलॉजी लगा सकता है, वो आएगा। अब आप उसमें भी आरक्षण कर देंगे तो मेरे देश के विकास की कहाँ जाकर के रुकेगी भाई? ये मैनिफेस्टो में लिखा है उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने खुद ने, जिस मीटिंग में मैं मौजूद था एज ए मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जब मैंने ये उदाहरण दिया तो इन्होंने कहा नहीं ये नहीं। तो फिर मैंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ला करके रख दी। ये बात है। तो उनके दिमाग में क्या पड़ा है? तीसरा, उन्होंने कर्नाटका में क्या किया? कर्नाटका में उन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी का जो कोटा था उसमें डाका डाल करके उन्होंने कर दिया डाइवर्ट। मतलब वोट बैंक और वोट जिहाद को संतुष्ट करने के लिए अब दिल्ली में चुनाव में वोट पाने के लिए 2014 में इलेक्शन घोषित होने के बाद
123 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दे दी। ये सारी चीजें बताती है, मैं उसका हवाला दे रहा हूं। और मैं मानता हूं कि चुनाव में मुझे ये लोग हैं जिन्होंने संविधान की जो सेकुलरिज्म का स्पिरिट है, इसको उन्होंने अपनी चुनावी राजनीति के लिए तबाह करके रखा हुआ है। मुझे संविधान के उस स्पिरिट को एस्टैब्लिश करना है, इसलिए इनको लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। और चुनाव अपने आप में लोगों को एजुकेट करने का अवसर होता है। आप सही बोल रहे हैं, आपने कांग्रेस को अटैक किया, लेकिन इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ में एक घबराहट फैल गई है आपके बयानों की वजह से, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने माइनॉरिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। मैं कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बोल रहा हूं। कांग्रेस संविधान के खिलाफ काम कर रही है, इस पर मैं बोल रहा हूं। भारत के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, इंक्लूडिंग पंडित नेहरू ने, धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होगा, ये संविधान सभा ने तय किया है। अब आप उससे मुकर रहे हो, ये एक्सपोज करना मेरी जिम्मेवारी है। उस समय संविधान सभा में तो कोई मेरी पार्टी के लोग थे ही नहीं, देश के विद्वज्जनों की सभा थी, उन्होंने निर्णय किया था। तो आपके शब्द माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, आज नहीं, कभी भी नहीं है। लेकिन हम वे लोग तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हैं, मैं संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलता हूं। उनका अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, मेरा सबका साथ सबका विकास का पॉलिटिक्स है। हम लोग सर्वपंथ संभाव में विश्वास करते हैं। हम बेसिकली सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम किसी को स्पेशल सिटीजन मानने को तैयार नहीं है, सब सिटीजन को समान मानने को तैयार। एक सवाल है ब्रांड मोदी पर। आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप नरेंद्र मोदी हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप जरा एनालाइज करके हमें बताइए कि क्या वजह है ब्रांड मोदी की सफलता की। जहां मैंने इलेक्शन रैली कवर किए हैं, जहां भी जाता हूं सिर्फ मोदी नाम पर ही वोट गिरने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक तो मुझे पता नहीं है कि ब्रांड क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन मोदी का जीवन लोग देखते हैं, मोदी के काम को लोग देखते हैं। एक इंसान 13 साल तक एक अच्छे राज्य का मुख्यमंत्री रहा, 10 साल प्रधानमंत्री रहा हो, और उसकी 100 साल की मां सरकारी अस्पताल में आखिरी दिन बिताती हो, तो उस देश में ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देश समझ सकता है कि जीवन कुछ और है। जब आप नेताओं के बगल में उनके भाई, भतीजे, चाचा, मामा, यही दुनिया देखते हैं। मुझ पर मेरे पूरे कार्यकाल में आरोप क्या लगा? आरोप ये लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं गुजरात में था और अमर सिंह भाई चौधरी, कांग्रेस के नेता, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बाद में तो चुनाव हार गए, मैं मुख्यमंत्री था। तो उन्होंने एक दिन आरोप लगाया कि मोदी के पास 250 पैर कपड़े हैं। मुझ पर सबसे बड़ा आरोप ये लगा। उस दिन मेरी एक पब्लिक मीटिंग थी। मैंने पब्लिक मीटिंग में कहा कि ये जो आरोप लगा है उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये हकीकत है कि उसमें या तो 0 गलत है या तो नंबर 2 गलत है, फिर भी मैं स्वीकार करता हूं। उनका आंकड़ा गलत है, फिर भी मैं स्वीकार करता हूं। फिर मैंने लोगों को पूछा पब्लिक में, मुझे बताइए भाई आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? वो मुख्यमंत्री जो 250 करोड़ रुपए की चोरी करता है, या वो मुख्यमंत्री चाहिए जिसके पास 250 कपड़े हैं? बताइए कौन चाहिए आपको? आपको वो मुख्यमंत्री चाहिए जिसके भतीजे 250 एकड़ जमीन सरकारी कब्जा करके बैठ गए हैं, वो चाहिए कि 250 कपड़ों वाला चाहिए? एक स्वर से देश, मेरे यहाँ गुजरात में जनता ने कहा हमें 250 कपड़ों वाला मुख्यमंत्री चलेगा। यानी उसके बाद उनके आरोप करने की हिम्मत नहीं रही। ये ब्रांड इससे बनती है। दूसरा, मैंने कहा है देश की जनता को कि मैं बद इरादे से कुछ भी
नहीं करूँगा। मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है, बैड इंटेंशन से कभी नहीं करूँगा। और दूसरा मैंने कहा था कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूँगा। मैंने देश को ये वादे किए हैं, जिसको मैं आज भी लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करता हूँ। तो जो ब्रांड मोदी चलता जा रहा है, इस बार तो आप फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे ही, अगले 2029 में भी लगता है कि आप ही बनेंगे? पहली बात यह है कि मैं बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं। और मेरा मिशन है 2047 में मेरे देश को विकसित भारत बनाना। कुछ मुझे करना है और उस करने के लिए मुझे जो करना पड़े वो करता रहता हूं। मैं कहता हूं ना, मैं बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं करने के लिए पैदा हुआ हूं। बनना वगैरह तो जनता जनार्दन की इच्छा होती है। आपने अभी कहा कि 400 का लक्ष्य तो पूरा हो ही जाएगा। अगर इसी लक्ष्य से अगली सरकार बनती है, 400 सीट आपकी हो जाती हैं, तो जो सरकार होगी वो इस फाउंडेशन बनेगी कि आपके 400 से ज़्यादा सीट हैं। इसका मतलब जो ऑपोजिशन है वो ना के बराबर रह जाएगी। क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है? पहली बात ये है, लोकतंत्र में विपक्ष का सफल होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं 2014 से 2024 तक का मेरा अनुभव है कि दुर्भाग्य से हमारे देश का विपक्ष के रूप में भी विफल गया है। वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। हाउस में डिबेट होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। हुड़दंग करने के सिवा कुछ कर नहीं रहे। हम पार्लियामेंट में 2 लोग थे, लेकिन एक सक्षम विपक्ष की भूमिका अदा की थी और हमारा स्टॉलवर्ड लीडर एक भी नहीं था। फिर भी इतिहास में हमारी प्रेजेंस दर्ज है। क्यों? क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले लोग हैं, डिस्ट्रक्टिव सोच हम रखते नहीं हैं। लोकतंत्र में चुनाव हो जाए, उसके बाद हमें देश के हित में अपनी भूमिका अदा करें। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी एक ऐसी परिस्थितियों में आज जकड़ी हुई है कि वो किसी और की सरकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे मानने को तैयार नहीं कि देश की जनता ने कोई और सरकार चुनी है। वो मानने को तैयार नहीं कि देश में कोई और प्रधानमंत्री बन चुका है। 10 साल हो गए हैं। जब तक ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनका है, तब तक वो सकारात्मक रूप से सोच ही नहीं पाएंगे। सवाल है, नंबर का मुद्दा नहीं है, क्वालिटी का मुद्दा है। आप कुछ क्वालिटेटिव कुछ रोल तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। प्रधानमंत्री जी, सवाल तो बहुत हैं लेकिन समय बहुत कम है, तो मैं आशा करता हूं कि अगला इंटरव्यू और विस्तार में हो हमारे साथ। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा पीटीआई का पहला इंटरव्यू और आपने सबने स्वयं निकाल करके आप आए, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और जगन्नाथ जी की कृपा के नीचे हम बैठे और उज्जवल भविष्य के लिए जगन्नाथ जी के आशीर्वाद बने रहेंगे। मेरी पीटीआई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके वाचक और दर्शक, एक बूढ़ा आपका कुनबा बढ़ रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मोदी जी। थैंक यू।